सीएलपी भट्टी विक्रमाकर और मंत्री हरीश राव के बीच कालेश्वरम परियोजना पर तीखी बहस हुई थी। इसे एक शानदार प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसे देखने नहीं दिया जा रहा है। भट्टी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य केवल पानी, फंड और नियुक्तियों के लिए आया था। कालेश्वरम परियोजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि 18 लाख एकड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन वितरित नहरों का निर्माण नहीं किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री हरीश राव ने कहा है कि अगर वे कालेश्वरम परियोजना देखना चाहते हैं तो उनके अधिकारी उन्हें ले जाकर दिखाएंगे और जरूरत पड़ने पर भोजन उपलब्ध कराएंगे। हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि जब कांग्रेस के लोग जाने वाले थे तब कालेश्वरम परियोजना के आसपास के पूरे इलाके में पानी भर गया था। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी मत जाइए और संदेश दीजिए। उन्होंने कहा है कि वह दरबार मेट्रो परियोजना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। नाराजगी जताई की भाजपा शासित उन्होंने कहा है कि 20 लाख की आबादी वाले हैदराबाद को फंड देने के लिए केंद्र ने तेलंगाना से बदला लिया। विधानसभा में सवाल जवाब सत्र के दौरान मंत्री केसीआर ने एसएनडीटी मेट्रो रेल और चारमीनार फुटपाथ विकास कार्यों को लेकर सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। हैदराबाद मेट्रो का ऑडिट दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से कराया गया है। किशन रेड्डी ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि केसीआर ने तेलंगाना नहीं बल्कि अपने परिवार को सोने से लाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जब केसीआर सत्ता में है तब गरीबों के लिए डबल बेडरूम का घर बनाने का क्या उनके पास कोई मौका नहीं है। आलोचना की कि केसीआर को पैसों से राजनीति करने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा है कि सिकंदराबाद के लोगों को उचित सड़क, पानी, नियुक्तियां, डबल बेडरूम हाउस और पेंशन की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पता चला है कि यह कार्यक्रम टोल फ्री नंबर के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को जानने और उनकी समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने और संघर्ष करने के लिए लिया गया था। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों की मदद के लिए कई विकास और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में शांति और सुरक्षा से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। प्रशिक्षु ने आईपीएस को सलामी दी। 8 साल में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाने के साथ ही पीएफआई आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि हर 5 साल में चुना जाता है, लेकिन आईपीएस के पास 30 से 35 साल तक सत्ता होती है। सलाह है कि हर आईपीएस को अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस बैच के ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुशी जाहिर की है कि तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जो सब्सिडी पर मछली के बच्चे दे रहा है। वित्त मंत्री हरीश राव द्वारा इसी महीने की 6 तारीख को विधानसभा में पेश किए गए बजट पर पिछले 2 दिनों से बहस चल रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में मछली उत्पादन का लक्ष्य 4.4 लाख टन है, लेकिन उन्होंने गर्व से कहा है कि उन्होंने उस साल 3.89 लाख टन मछली उत्पादन हासिल किया। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2022 से 23 के लिए 4.67 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की है कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जो सब्सिडी पर मछली फ्राई देता है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ से जुड़े व्यक्ति हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हैदराबाद में भाजपा राज्य कार्यालय में बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। एकात्म मानवता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति दीनदयाल ने कहा है कि मोदी अपने तरीके से देश को वैश्विक गुरु बना रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज का फहराना मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान का परिणाम है। मछुआरा कांग्रेस के अध्यक्ष मेट्टू सेकुमार ने तेलंगाना विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की है। पुलिस सतर्क हो गई और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। साई कुमार ने मांग की है कि मछुआरों को 10 लाख के प्रीमियम के साथ स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। इसी तरह विधानसभा की बैठकों के मद्देनजर कई पार्टियों के नेता विधानसभा पर हमले करने निकल पड़े हैं।
जहां कांग्रेस नेताओं ने मछुआरों के स्वास्थ्य कार्ड की मांग को लेकर घेराव किया। वहीं वडडेरा समुदाय के नेताओं ने उन्हें एसटी सूची में शामिल करने का फैसला किया और शिक्षकों ने 317 जियो को रद्द करने के लिए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। तेलंगाना में बीआरएस का विकल्प होने का दावा करने वाली बीजेपी उसी के हिसाब से रणनीति बना रही है। हुजूराबाद और मुनुगोडु उपचुनाव में भाजपा ने यही साबित किया है, क्योंकि इन दोनों चुनावों में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। बीजेपी ने पिछले जीएचएमसी चुनाव में बीआरएस को तगड़ी टक्कर दी थी। सीएम केसीआर के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने भी अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया है। भगवा पार्टी इसी तेजी के साथ आम चुनाव की तैयारी कर रही है। तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी खास रणनीति अपना रही है। भगवा नेताओं को यह भी सफलता के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तैयार की गई त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करने की उम्मीद है। इसके लिए पोलिंग बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न चरणों में सभाएं और बड़ी जनसभाएं की गई। 15 दिनों में 11,000 नुक्कड़ सभाओं के लिए तेलंगाना बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पंद्रह दिनों तक शक्ति केंद्रों के भीतर नुक्कड़ सभा करने का निर्णय लिया गया। पहले दिन पूरे राज्य में 800 कॉर्नर मीटिंग की योजना बनाई गई थी। कॉर्नर मीटिंग में कुक्कड़पल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय, सिकंदराबाद में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, सनातन नगर में सांसद लक्ष्मण, उप्पल में विधायक रघुनंदन राव, वरंगल पश्चिम में विधायक इटेला राजेंद्र, जगतियाल में सांसद अरविंद, मुनुगोडु में चिंतला रामचंद्र रेड्डी और महबूब नगर में डीके अरुणा के नाम शामिल है। नेता राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं की नाकामियों को दूर करेंगे। दूसरे चरण में डिवीजन इकाई के रूप में प्रजागोसा भाजपा भरोसा के नाम पर 15 दिनों तक बाइक रैली निकाली जाएगी। वहीं तीसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र केंद्र में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन्हें 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और उसके साथ जिला स्तर पर बैठकें की जाएगी। बीजेपी ने 3 और 4 संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर एक क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया है। तेलंगाना ने 17 संसदीय क्षेत्रों को 4 क्लस्टर में बांटा है। जिला स्तर पर जनसभाओं के बाद संकुल स्तर पर ग्रेटर सभा का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 4-5 बार राज्य का दौरा करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी इसी महीने तेलंगाना आ रहे हैं। शाह आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, महबूबनगर और नागर कर्नूल जिलों का दौरा करेंगे। एनडीए के 8 साल के शासन और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से भाजपा संसदीय क्षेत्रों में संसद प्रवास योजना कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मालूम होता है कि इसी के तहत अमित शाह राज्य में आ रहे हैं। पहले तो प्रचार था कि प्रधानमंत्री 13 फरवरी को तेलंगाना आएंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के दौरे का ब्यौरा सामने नहीं आया है। साथ ही भगवा नेताओं का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने के अंत तक राज्य में आएंगे। बीजेपी के पूर्व नेता रविंद्र नायक ने आलोचना करते हुए कहा है कि सीएम केसीआर पैरासिटामोल नहीं जानते हैं और उन्हें लगता है कि वह एक वैज्ञानिक और डॉक्टर है। सीएम ने कहा है कि कई जातियों को एसटी सूची में शामिल किया जा रहा है और कहा है कि केती लांबाड़ी जनजाति मौजूद नहीं है। 80,000 किताबें पढ़ चुके केसीआर से सवाल किया कि उन्हें यह जनजाति कहां मिली। आरोप है कि छल्लप्पा आयोग ने 9.08% एसटी होने पर केसीआर अन्य जातियों को शामिल कर इसे 10% करने की फिराक में है। बिना किसी से संपर्क किए वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि सीएम केसीआर आदिवासियों को जो जमीनें देने जा रहे हैं वे बेकार जमीनें नहीं बल्कि पराई जमीनें हैं।
तेलंगाना के नए सचिवालय का उद्घाटन टला। सरकार ने घोषणा की है कि एमएलसी चुनाव से संबंधित आचार संहिता लागू होने के कारण उद्घाटन समारोह स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही दूसरी तारीख की घोषणा की जाएगी। शुरुआत में नया सचिवालय का उद्घाटन इसी महीने की 17 तारीख को मुख्यमंत्री केसीआर के जन्मदिन के मौके पर किया जाना था। सीएस ने इस मुद्दे पर सीईसी से विचार विमर्श किया, लेकिन सरकार ने कहा है कि सीईसी से कोई आशाजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण सचिवालय का उद्घाटन समारोह स्थगित कर दिया गया था। नवनिर्मित राज्य सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य सचिवालय रखा गया। नए सचिवालय को तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ किया गया है। अवैध संबंधों के चलते कई लोगों का सुखी परिवार बर्बाद होता जा रहा है। परायों के प्यार में पड़ना और बंधनों को भूल जाना आम बात हो चुकी है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साथ देने का वादा करने वाले ही हत्या करने से भी नहीं चूक रहे हैं। हैदराबाद के उपनगरीय इलाके में हाल ही में सामने आई इस तरह की घटना हैरान कर देने वाली है। मेडचल मलकाजगिरी जिले के घटकेसर जिले के ओशापुर के एसके मौलाना की मौत इसी महीने की 6 तारीख को हुई। 4 साल से भी कम समय पहले रोजी रोटी के लिए दुबई गए मौलाना 2 साल पहले लौटे और यहाँ मजदूरी का काम कर रहे थे। उनकी पत्नी शानबी से उनके 2 बच्चे हैं। पति के विदेश चले जाने पर शानबी का गांव के ही एक शख्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। दुबई से आए अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने प्रेमी के साथ एक योजना बनाई और उनके रिश्ते में बाधा बन गई। इसी महीने की 5 तारीख को उसने अपनी पत्नी से शराब खरीदने के लिए 100 रुपए मांगे। शानबी पैसे नहीं होने की बात कहकर घर में शराब की बोतल ले आई। पीने के तुरंत बाद उसने पेट में दर्द की शिकायत की और उसे गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे इसी महीने की 6 तारीख को नगरम के एक निजी अस्पताल में ले आया गया। वह इलाज के दौरान मौलाना की मौत हो गई। जब पत्नी ने कहा है कि शव पोस्टमार्टम नहीं चाहा तो पुलिस को शक हुआ और उसने गांव में जांच शुरू कर दी। डॉक्टरों द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि मौलाना की मौत जहर पीने से हुई है। मौलाना की मौत के शक में पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन हकीकत सामने आ गई। उसने स्वीकार किया है कि उसने अपने प्रेमी के कहने पर शराब में जहर मिलाया था। उसने कहा है कि उसके प्रेमी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे जान से मार देगा। जबकि आरोपी शानबी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। वह अपने प्रेमी की तलाश कर रही है। गांधी अस्पताल में एक्सपायरी दवा से हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों ने मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां दी। डॉक्टरों ने मरीजों को इंसुलिन दिया जो 2021 में एक्सपायर हो गया। लेकिन डायबिटीज के मरीजों ने यह देखकर अपनी जान बचा ली। संदेह है कि सैंपलों के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि गांधी अस्पताल की फार्मेसी में एक्सपायरी दवाइयां नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि इसे मरीजों को किसने दिया। इस माह की 10 तारीख को गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने मधुमेह रोगियों का विशेष रूप से ओपी में स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसी मामले में उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए।